ओके, एक हमने देखा था कि देयर वर सम एलोकेटेड ओवरहेड्स, और एलोकेटेड ओवरहेड्स को तो हमने एज इट इज चार्ज कर दिया था जैसा क्वेश्चन में गिवन था. दिस वाज 15,000, 20,000, 12,000, 5,000. अच्छा, हीट एंड लाइट की कॉस्ट को हम डिस्कस कर रहे थे. $52,000 है. ओके, रेंट एंड रेट्स को हमने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एरिया. बिकॉज हम ये स्पेसिफाई कर रहे थे कि जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एरिया घेरा होगा उसका किराया ज्यादा होगा. ओके, इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज नॉट एलोकेटेड. ऐसा नहीं है कि हमने डिपार्टमेंट ए का किराया इतना भरा है, बी का किराया इतना भरा है. रेंट हमने पूरी फैक्ट्री का भरा है जो कि है 38,400. लेकिन हमें इस रेट को क्या करना है, इस रेट को तकसीम करना है तमाम तर डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद है. तो इसको हमने नाम दिया था अपॉर्शनमेंट का. तो ऑन दैट बेसिस हमने अपॉर्शनमेंट की है, और अपॉर्शनमेंट का बेसिस हमने लिया है फ्लोर एरिया. अच्छा, दूसरा हमने ले लिया था हीट एंड लाइट. ये मैंने वाज़ेह किया था कि हीट एंड लाइट का मकसद पाकिस्तानी लैंग्वेज में जिस तरह हम बिजली कहते हैं, पाकिस्तानी क्या नॉर्मली हम सिंसाइड पे ऐसे कहते हैं कि लाइट आ गई, लाइट चली गई. लेकिन यहाँ पे हीट एंड लाइट का बेसिकली मकसद टेम्परेचर मेंटेन करना और लाइटनिंग करना है, रोशनी करना है दर हकीकत. तो जितना बड़ा एरिया आपके पास होगा उतना ज्यादा आपको लाइटनिंग करनी पड़ेगी. अच्छा, उसके बाद आए थे रिपेयर कॉस्ट पे. आप क्या समझ रहे हैं कि रिपेयर कॉस्ट को किस बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए? सर अमाउंट के बेसिस पर डिवाइड करना चाहिए. किस अमाउंट के बेसिस पे रविशा? सर जैसे हम अगर किसी मशीनरी की रिपेयर कॉस्ट है तो उसकी जो अमाउंट है मशीनरी का उसके हिसाब से करना चाहिए. ओके, बुक वैल्यू के हिसाब से. गुड. देखिए, एक हमारे पास अगर गिवन होता था कि हमारे पास मशीन रनिंग कितनी है या मशीन आवर्स कितने हैं, तो वो बेहतर होता ज्यादा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो मशीन या जिस डिपार्टमेंट में मशीन ज्यादा घंटे चलेगी उस डिपार्टमेंट में रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी. लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें मशीन ऑपरेटिंग आवर्स गिवन नहीं है, और लेकिन क्योंकि ये है कि ये रिपेयरिंग कॉस्ट मशीन्स की ही है, तो जिस डिपार्टमेंट मशीनें होंगी उस डिपार्टमेंट में ज्यादा रिपेयर किया जाएगा. हमारे पास जो टोटल मशीन्स हैं उनकी वैल्यू है 80,000 और रिपेयर हुई है 9,600. तो हमने क्या किया, 9,600 डिवाइडेड बाय 80,000. 9,600 डिवाइडेड बाय 80,000. इसको अगर आप ऐसा परसेंटेज भी ले लें तो इट इज 12%. आपकी मर्जी है, आप इसको परसेंटेज में भी रख सकते हैं. आप रख सकते हैं 12% ऑफ मशीन बुक वैल्यू. तो आपने रिपेयर कॉस्ट को लिया मशीन बुक वैल्यू पे. टोटल खर्चा है 9,600. डिपार्टमेंट ए के पास कितनी मशीन है? 48,000 का 12%, 5,760.
ठीक है, डिपार्टमेंट बी के पास कितना खर्चा चार्ज होगा? 2400। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास 960। स्टोर्स के पास 480। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज मशीन डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है मशीन डेप्रिसिएशन की? 54,000। अकाउंटिंग में हमने वाज़ेह तौर पे पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन हम हमेशा एसेट की चार्ज करते हैं, तो एसेट की या तो कॉस्ट के ऊपर चार्ज की जाती है अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो एसेट की नेट बुक वैल्यू के ऊपर की जाती है। तो 54,000 की मशीन डेप्रिसिएशन है और मशीन की बुक वैल्यू है 80,000। परसेंटेज निकाल लें बेशक। 54,000 और 80,000। आप लोगों ने आंसर दिया है 67.5% ऑफ मशीन बुक वैल्यू। ठीक हो गया। उस बेसिस पे डिपार्टमेंट ए को कितना चार्ज होगा? 32,400। बी को 13,500। सी इनफैक्ट मेंटेनेंस 5,400 एंड स्टोर 2700। इसको भी आपने बेसिस बनाया बुक वैल्यू और टोटल अमाउंट था 54,000 का। कैंटीन, कैंटीन का खर्चा है 9,000। क्या समझते हैं बेसिस क्या बनना चाहिए? क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मौजूद है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, करेक्ट। सो मेकिंग बेसिस के जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा खाना खाया जाएगा। टोटल एम्प्लॉइज हमारे पूरे कारखाने में है 120 मुलाजमीन है। इसको हमने तकसीम किया 120 एम्प्लॉइज से। 75 पर हेड। ठीक हो गया। कितने हेड्स हैं स्टोर्स सॉरी डिपार्टमेंट ए के अंदर? ओके, इसको आ गया 3750 का खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट इज 3000। उसके बाद 1500 और 750। लास्ट मशीन इंश्योरेंस। मशीन इंश्योरेंस कॉस्ट इज 25,000। इसको भी किस बेसिस पे करेंगे? बुक वैल्यू के बेसिस पे, करेक्ट। क्योंकि मशीन की इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हमेशा पे किया जाता है, प्रीमियम इज ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ वैल्यू। तो आप पे कर रहे हैं 25,000 ऑफ 80,000। कितना परसेंट प्रीमियम है?
31.25%। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करो। डिपार्टमेंट ए को कितना मिलेगा? 15,000। बी 6250, सी 2500 एंड 1250। ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि हमारे कारखाने में तमाम खर्चे हुए यही हैं बस, इसके अलावा देखो क्वेश्चन में कोई खर्चा नहीं हुआ है। फ्लोर एरिया खर्चा नहीं है, मशीन बुक वैल्यू कैपिटल है, खर्चा नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज खर्चा नहीं है, एलोकेटेड ओवरहेड्स खर्चा था वो हमने दे दिया। आगे दिया है मशीन आवर्स वर्क, खर्चा नहीं है, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस ये भी खर्चा नहीं है। अच्छा, अब आगे का स्टेप मेरे साथ फॉलो करेंगे। खर्चा जो होना था यही था, हमने दे दिया। मुझे बताओ डिपार्टमेंट ए का खर्चा कितना हुआ? टोटल ऑफ डिपार्टमेंट ए 94,950। 94,950 ठीक है। बी 60,510। ठीक है। देन इज 33,880 एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट 17,860। फेयर। ये होगी हमारी दो स्टेजेस। अच्छा, अब हम कंप्लीट करते हैं इसको, आगे की बात सुनिएगा। कारखाने में जितने भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं इनको हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट्स में किया एलोकेट। एलोकेट हमने उन खर्चों को किया जो हर डिपार्टमेंट ने कॉस्ट खुद इंकर की थी। फिर दूसरी स्टेज पे हम आए थे दैट वाज अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट हम किसकी कर रहे थे? जनरल कॉस्ट इनकर्ड बाय फैक्ट्री। तो एलोकेटेड तो पहले ही हर डिपार्टमेंट को चार्ज दोगी क्योंकि उसकी जाती है। अपॉर्शनमेंट में हम क्या करेंगे, वो खर्चा जो जनरल है हम वो चार्ज करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा? अब आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज का नाम है रीअपॉर्शनमेंट। ये कोई मजीद खर्चा नहीं है। खर्चे जो पहले दो स्टेजेस में तकसीम हुए सो हुए, बस मजीद कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अब सर्विस डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन तो कोई नहीं कर रहा, एक्टिविटी तो कोई नहीं परफॉर्म कर रहा। तो अगर हम सर्विस डिपार्टमेंट से खर्चा रिकवर करना चाहें तो कैसे करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट तो यूनिट को हाथ भी नहीं लगा रहा, यूनिट वहां से गुजर रहा ही नहीं है। हम क्या करेंगे, यूनिट जब भी हमारी फैक्ट्री से गुजरेगा हम उसको फैक्ट्री का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करके चिपका देंगे। लेकिन यूनिट को सर्विस डिपार्टमेंट ने तो देखा भी नहीं, तो हम क्या करेंगे रीअपॉर्शनमेंट में? सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की तरफ वापस कर देंगे। मिसाल, 5 बंदे एक फ्लैट में रहते हैं, लेट्स से गांव से आए हैं और हैदराबाद में सीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या कोई भी ट्यूशंस ले रहे हैं। तो उन दोस्तों ने क्या किया, एक फ्लैट किराए पे लिया, कहा कि हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, खर्चा बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि वो फ्लैट का किराया, उसकी बिजली का बिल, उसके खाने पीने का खर्चा वगैरह सब आपस में तकसीम करने का सोचा। लेकिन इन्होंने कहा कि खाना या सफाई फ्लैट की या हमारी पिक एंड ड्रॉप थोड़ा मसला होगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने साथ एक गांव से ड्राइवर कम कुक लेके आ गए। तो वो एक बंदा क्या करता है, उनके फ्लैट की सफाई भी करता है और उनके लिए कुछ खाने पकाने का सिस्टम भी कर लेता है और प्लस उनको पिक एंड ड्रॉप भी कर लेता है। अब ये टोटल फ्लैट में बंदे बैठे हैं 5। अब वो खर्चा जो हर बंदा खुद से कर रहा है वो तो अलोकेट हो जाएगा। जो खर्चा जनरल हो रहा है वो हम 5 बंदों में तकसीम कर रहे हैं। जब 5 बंदों में खर्चा तकसीम किया तो हर बंदे को हमने बोला कि बेटा तुम्हारा इतना खर्चा है। आखिर में वो जो हमारा ड्राइवर कम कुक प्लस ऑफिस बॉय है या सपोर्ट स्टाफ है, वो बोलेगा कि यार मैं तो आपकी वजह से बैठा हूं हैदराबाद में, मेरा कोई काम तो नहीं है, मुझे तो आप लोग लेके आए हो, तो मैं क्यों आपकी किराया भरूंगा, मैं क्यों आपकी बिजली का बिल भरूंगा, मैं क्यों आपके राशन पानी का खर्चा भरूंगा, मेरे ऊपर तो नहीं डालो ना। अब हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि खर्चा कंज्यूम करने में हाथ तो उस 5वें शख्स का भी है, लेकिन वो 5वां शख्स बेचारा हमारी वजह से वहां पे आया, वो सर्विस की वजह से आया है। अब हम क्या करते हैं, उस ड्राइवर का खर्चा वापस उन 4 बंदों के ऊपर तकसीम कर देते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं रीअपोर्शनमेंट। और रीअपोर्शनमेंट के बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स खाली हो जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के पास रह जाएगा खर्चा। फिर हम आएंगे अपने 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 असली मकसद के ऊपर, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करेंगे, कि वो फैक्ट्री का खर्चा हम यूनिट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर देंगे। याद रहे, खर्चों को तकसीम करना हम पहली 2 स्टेजेस में मुकम्मल कर, तीसरी स्टेज में कोई मजीद खर्चा तकसीम नहीं हो रहा। वो खर्चा जो सर्विस डिपार्टमेंट्स को चार्ज किया गया वो वापस लौटाया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। ध्यान दीजिएगा, देखो ये कैसे होता है। हमारे पास डिपार्टमेंट्स थे 4, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस एंड सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स। इनको हमने एलोकेट और अपोर्शन खर्चा किया 94950, 60,510, 33,880, 17,860। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि भाई मेरे ऊपर खर्चा क्यों, मैं तो पीडी ए पीडी बी की वजह से हूं। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अगर हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते भी हैं तो कोई प्रोडक्ट तो यहां से गुजरेगा ही नहीं, कोई यूनिट तो यहां से छूके ही नहीं गुजरेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्वेश्चन में आप देखो फर्दर डेटा है। पहला है मशीन आवर्स वर्कड। फैक्ट्री में टोटल 10,000 घंटे मशीन चली है,
जिसमें से 5000 घंटे डिपार्टमेंट ए में चली है, 4000 घंटे डिपार्टमेंट बी में चली है और 1000 घंटे स्टोर्स में चली है। हम ये कह सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में मशीन ज्यादा चली होगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट वहां पे ज्यादा आई होगी। टोटल कितने घंटे हैं? 10,000। 5 4 1 का रेशो है। देखिए अब हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को जो कि है 33,880, इसको डिवाइड करते हैं 10,000 मशीन आवर्स से, तो हर घंटा बना 3.388। अच्छा, पहले हमने यहां पे किया रीअपोर्शन। रीअपोर्शन किसको कर रहे हैं? मेंटेनेंस कॉस्ट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ने कितने घंटे यूज किए हैं? 5000। अगर हर घंटा है 3.388 का, तो 5000 घंटों का खर्चा कितना होगा? 16,940। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी ने 4000 घंटे यूज किए हैं, इसको खर्चा कितना जाएगा? 552 सॉरी, 13,552। ओके, 13,552। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हमने 33,880 माइनस कर दिए और स्टोर्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं 1000 घंटे की सर्विस, तो ये बनेगा 3388। अच्छा, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट खाली हो गया, स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हो गया? 17,860 प्लस 3388, 21,248। 21,240। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा रीअपोर्शन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है दूसरा, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस। जो डिपार्टमेंट स्टोर में ज्यादा रिक्विजिशंस रेज करेगा, वो डिपार्टमेंट स्टोर का ज्यादा खर्चा उठाएगा, क्योंकि स्टोर की सर्विसेज वो ले रहा है। टोटल रिक्विजिशंस कितनी है? 4000 है। खर्चा है 21,248 डिवाइड किया 4000 रिक्विजिशन से, तो पर रिक्विजिशन आपने आंसर दिया है 5.312। अच्छा, स्टोर में रिक्विजिशंस का रेशियो क्या रहा है? पीडीए ने कितनी रिक्विजिशंस रेज की हैं? 3000 और 1000 पीडीबी ने। 5.312 मल्टीप्लाई बाय 4000,
It is 15,936. I doubt. हमजा यही है? यस सर, ये मल्टीप्लाई 3000 से होगा ना, 4000 से नहीं होगा। ओके ओके, फिर सही है। So it is 15,936. और डिपार्टमेंट बी को कितना आएगा? 5,312। अब आप देख सकते हैं हमारा स्टोर डिपार्टमेंट भी खाली हो गया और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी खाली हो गया। बाकी खर्चा रह गया किसके पास? पीडीए के पास, पीडीबी के पास। पीडीए के पास कितना खर्चा रह गया? $1,27,826। ठीक है, और पीडीबी के पास 79,374। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट स्टेज की तरफ, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में दो होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंटल ओएआरस, यानी आपके पास जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स होंगे। लेट्स से आपने क्या किया, एक आपने निकाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का रेट और दूसरा आपने निकाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का रेट। ओएआर निकालने का तरीका कार क्या होता है? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ए का बजटेड खर्चा है 1,27,826 और बी का है बजटेड खर्चा 79,374। पीडीए में मशीन आवर्स कितने बजटेड है? 5,000 और पीडीबी में मशीन आवर्स एक्सपेक्टेड है 4,000। हालांकि आपको क्वेश्चन में बेसिस अलग से बताया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं बताया गया, तो क्वेश्चन को मुकम्मल करने के लिए मैं मशीन आवर्स ही यूज कर रहा हूं। पीडीए का ओएआर कितना बनेगा? 25.5652 राउंडेड अप 25.6 और बी का कितना बनेगा? सर 19.8। 19.8। अच्छा, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम एक प्रोडक्ट डब्ल्यू बनाते हैं, जो फैक्ट्री के पीडीए डिपार्टमेंट में 30 मिनट लेता है और पीडीबी के 20 मिनट लेता है।
बाकी उसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो 80 रुपीज पर यूनिट है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो आपने एक दी उसको उसकी डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें उसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। वो 80 रुपीज। अब आप इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आप दो ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का, दूसरा आप ऐड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का हमने रेट निकाला है 25.6, लेकिन वो 1 घंटे का है। ये ले रहा है उसके 30 मिनट, तो ये हो गया 12.8। सही है। और प्रोडक्शन बी का OAR हमने निकाला था 19.8, और ये ले रहा है उसके 20 मिनट, 6.6। तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स मिला के हमने निकाला 99.6, 99.4। ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब फैक्ट्री में प्रोडक्ट W बने, X बने, J बने, Q बने, जो भी प्रोडक्ट कारखाने से गुजरेगा, वो PD A का खर्चा भी उसको चार्ज करेंगे, PD B का उस खर्चा भी उसको चार्ज करेंगे। जो होगा क्या कि आपका जो भी स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, आप जैसे जैसे यूनिट्स बनाते जाएंगे, आप हर यूनिट को उसका खर्चा दिए जाएंगे, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर गुजरने वाले खर्चे को हम खर्चा चार्ज कर रहे हैं। ये आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जो कि इन्वेंट्री की वैल्यू में जाएंगे। मिसाल जिस तरह हमने हर स्टूडेंट पे 750 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रखा, अगर आपके पास रजिस्टर होते हैं 42 स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 30,000 हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सपेक्टेड थी और 40 बच्चे एक्सपेक्टेड थे, दोनों बजटेड है। 30,000 रुपए का खर्चा भी बजटेड है और 40 बच्चों की रजिस्ट्रेशन भी बजटेड है। तो फी बंदा हमने OAR रखा था 750 रुपए का। बिल फर्स्ट हमारे साथ एक्चुअल रजिस्ट्रेशन आती हैं 42, तो हम कितने पैसे बच्चों से कलेक्ट कर चुके हैं? 31,500। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब। बिल फर्स्ट हमारा एक्चुअल खर्चा आ जाता है 30,800 रुपए, हालांकि बजटेड था 30,000 रुपए, लेकिन 30,800 रुपए खर्चा आ जाता है, तो 700 रुपए हमें फिर भी फायदा है। अच्छा, यहां पे क्या किया जाएगा? एक आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, फिर जब एक्चुअल वक्त गुजर जाएगा, हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी का एक्चुअल ओवरहेड कितना है। एक्चुअल खर्चा ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। इसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड या एब्जॉर्ब्ड।
से फॉर इंस्टेंस अगर हमारी फैक्ट्री का OAR है 25 रुपए पर आवर, हम जब फैक्ट्री चला के बस करते हैं तो हमारी फैक्ट्री चलती है 2600 घंटे। तो इस बेसिस पे हम कितना खर्चा इन्वेंट्री की वैल्यू में एब्जॉर्ब कर चुके हैं? ₹65,000 हम इन्वेंट्री की वैल्यू में एब्जॉर्ब कर चुके हैं। जबकि हमारा एक्चुअल खर्चा आ जाता है लेट्स से 68,000। अच्छा, अब ये पता कब चल रहा है? ये पता बिल्कुल आखिर में चल रहा है, जब सब कुछ चल गया और फैक्ट्री बंद हो गई, टाइम ओवर हो गया। हम कहेंगे यार 3,000 रुपए तो हमने लिए ही नहीं इन्वेंट्री से, वो तो चली गई। अब इन्वेंट्री में जो एब्जॉर्ब होना था वो स्टैंडर्ड ही होना है, एक्चुअल कभी भी इन्वेंट्री की वैल्यू में एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपने एब्जॉर्ब किया कम, तो टोटल खर्चा 68,000 का है। इसमें से जो 65,000 है ये पहले जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यू में और बाद में जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अगर इन्वेंट्री बिक गई तो खर्चा, नहीं बिकी तो एसेट। आपने एब्जॉर्ब किया है कम, तो हम नाम देंगे अंडर एब्जॉर्ब। ये खर्चा क्योंकि वक्त गुजरने के बाद पता चलता है, इसको हम इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं बेच सकते, इसको हम इमीडिएटली एक्सपेंस मान लेते हैं। कैसे? अगर ओवर एब्जॉर्ब होगा तो इमीडिएटली हमारी इनकम बन जाएगी। ये इस पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स की पूरी साइकिल है। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंटल OAR। दूसरा कंपनी बना सकती हैं ब्लैंकेट OAR। ब्लैंकेट मतलब पूरी फैक्ट्री के लिए एक ही रिकवरी रेट होगा। तो हमने दोनों का खर्चा प्लस किया 127,826 प्लस बी का खर्चा था 79,374। तो पूरी फैक्ट्री का खर्चा कितना हो गया? 2,07,200। और इसको पूरी फैक्ट्री के मशीन आवर्स जो कि 9,000 हैं से तकसीम कर दिया। $23.02। अब जो भी प्रोडक्ट जितना भी टाइम स्पेंड करेगा फैक्ट्री का, वो उतना खर्चा भरेगा। जिस है उसने 30 मिनट लिए हैं PD A के और 20 मिनट लिए हैं PD B के, तो टोटल उसने लिए 50 मिनट। हम क्या करेंगे, 50 मिनट का खर्चा इसको चार्ज कर देंगे। $19.18।
वैसे देखो इसको कितना खर्चा चार्ज हो रहा था, इन दोनों को प्लस करें अगर तो 19.4 पर यूनिट का, और ऐसे हो रहा है 19.18 पर यूनिट का। तो ये आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि कंपनी ब्लैंकेट रेट के थ्रू एब्जॉर्प्शन करती है या फिर डिपार्टमेंटल रेट के थ्रू एब्जॉर्प्शन करती है। फेयर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? Okay, let's see this. Sandstorm is a jobbing engineering concern which has 3 production departments: forming, machine and assembly, and 2 service departments that are maintenance and general. ठीक है, कौन कौन से आ गए? एक आ गया फॉर्मिंग, दूसरा डिपार्टमेंट है मशीन्स, और तीसरा है असेंबली। ये तीनों है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। जनरल, एंड मेंटेनेंस हो गए सर्विस डिपार्टमेंट्स। The following analysis of overhead costs has been made for the year just ended. Rent and rates. क्या डिपार्टमेंट के नाम के साथ लिखा हुआ है रेंट एंड रेट्स? नहीं, यानी जनरल है, अपोर्शन होगा। पावर, पावर के सामने भी डिपार्टमेंट्स का नाम नहीं लिखा गया, यानी जनरल है, अपोर्शन होगा। लाइट एंड हीट के सामने भी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा गया, यानी जनरल है, अपोर्शन होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुल मिला के 3200 का खर्चा है, लेकिन तकसीम पहले से किया हुआ है। 800 फॉर्मिंग, 1800 मशीन, 300, 200, 100। तो हम पहले क्या करते हैं, अपने आंसर में पहले करते हैं एलोकेशन, और एलोकेशन में पहला पहला खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, और ये बताया हुआ है कि किसमें कितना खर्चा है। 800, 1800, 300, 200, 100। 800, 1800, 300, 200, 100। ठीक है, ये पहले से ही तकसीम शुदा है, यानी ये एलोकेटेड है। फिर इसने दिए हैं डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, टोटल है 7300 के। ये भी नाम के साथ लिखे हुए हैं,
1500, 2300, 1100, 900 और 1500। ठीक हो गया। अच्छा, फिर है डेप्रिसिएशन। दो डेप्रिसिएशन है, एक है प्लांट की, डिपार्टमेंट के साथ नहीं लिखा गया नाम, यानी जनरल है, अपोर्शन होगा। और दूसरा है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इसमें भी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा गया, यानी जनरल है, अपोर्शन होगा। इंश्योरेंस प्लांट की है और बिल्डिंग की है, अगेन डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, अपोर्शन होगा। इनडायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंट के नाम के साथ लिखी हुई है। 3, 5, 1500, 4000 एंड 2000। ठीक हो गया, ये खर्चा हमने कर दिया एलोकेट। अब एब्जॉर्प्शन में क्या क्या है? रेंट एंड रेट, पावर, लाइट एंड हीट। इसको हम क्या करेंगे? अपोर्शन। रेंट एंड रेट्स, पावर, हीट एंड लाइट। 3 ये हो गए। और क्या है? प्लांट डेप्रिसिएशन, फिक्सचर एंड फिटिंग डेप्रिसिएशन। प्लांट इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस। सात खर्चे हमें करने हैं अपोर्शन। चलें अब इनके बेसिस ढूंढते हैं। एक हमें दिया गया है फ्लोर एरिया। टोटल हमारी फैक्ट्री 10,000 स्क्वायर फीट पे बनी हुई है, जिसमें से 2,000 स्क्वायर फीट पे फॉर्मिंग, 4,000 स्क्वायर फीट पे मशीन, 3,000 पे असेंबली, 500 पे मेंटेनेंस, 500 पे जनरल बना हुआ है। प्लांट की वैल्यू गिवन है, टोटल ₹1,00,000 का प्लांट हमारे पास मौजूद है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की वैल्यू गिवन है, टोटल 5,000 का प्लांट फिक्सचर एंड फिटिंग हमारे पास मौजूद है। इफेक्टिव हॉर्स पावर 150 HP अपने पास पावर लगा हुआ है। डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आएंगे, ये हमारे काम की नहीं है। क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट आएंगी। लेबर आवर्स वर्कड, मशीन आवर्स वर्कड, तो हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेसिस हैं
आप देखना आपको कौन सा बेसिस सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है। सबसे पहले आते हैं रेंट एंड रेट्स पे। रेंट एंड रेट्स को किस बेसिस पे अपोर्शन करना चाहिए? फ्लोर एरिया। हम क्या करेंगे, रेंट एंड रेट्स को टोटल फ्लोर एरिया से डिवाइड करेंगे और रिस्पेक्टिव फ्लोर एरिया से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक। दूसरा, पावर। पावर की कॉस्ट को किस बेसिस पे अपोर्शन करना चाहिए? करेक्ट, इफेक्टिव हॉर्स पावर। तीसरी कॉस्ट है लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट को किस बेसिस पे करें? एरिया, करेक्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को किस बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए? करेक्ट, प्लांट वैल्यू या बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। गुड। फिर है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को किस बेसिस पे किस बेसिस पे अपोर्शन करना चाहिए? करेक्ट, फिक्सचर एंड फिटिंग की बुक वैल्यू जो कि गिवन है। प्लांट की इंश्योरेंस। प्लांट इंश्योरेंस। गुड, प्लांट वैल्यू। बिल्डिंग इंश्योरेंस। करेक्ट। अगर हमें बिल्डिंग की वैल्यू गिवन होती तो इंश्योरेंस हम उसकी वैल्यू के बेसिस पे कर सकते थे, लेकिन अदरवाइज हम उसको फ्लोर एरिया के हिसाब से करेंगे। अच्छा, ये वाला एरिया अब आप मुझे कंप्लीट करके देंगे, ठीक है, बिल्डिंग इंश्योरेंस तक। अब मैं आगे की एक बात बता रहा हूं। रीअपोर्शनमेंट में एक हिसाब ऐसा होगा कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज नहीं लेगा। अगर ऐसा है तो 2 स्टेप्स में आपकी जान छूट जाएगी। दूसरा, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस क्वेश्चन में स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की सर्विसेज ले रहा है 1000 घंटे। पलट के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट की सर्विसेज नहीं ले रहा था। ठीक है, आई रिपीट, स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की सर्विसेज ले रहा है यूजिंग 1000 मशीन आवर्स,
पलट के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट की सर्विसेज नहीं ले रहा था, तो ये भी हमने मामला 2 स्टेप्स में मुका दिया था। लेकिन मसला ये है कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेगा तो ये खर्चा रिपीट होता जाएगा। मिसाल आप इसमें देखें, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 20% सर्विस फॉर्मिंग ने ली है, 50% मशीन्स ने ली है, 20% असेंबली ने ली है, तो 10% जनरल ने ली है। मेंटेनेंस के ऊपर जितना भी एलोकेटेड और अपोर्शन खर्चा होगा वो हम 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देंगे और चौथा सर्विस डिपार्टमेंट को मिल जाएगा। लेकिन नतीजा ये होगा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा क्योंकि उसका खर्चा तो चारों में तकसीम हो गया। जनरल के पास पहले ही अपना खर्चा मौजूद था, प्लस मेंटेनेंस का खर्चा भी उसके पास आ गया। फिर हम जनरल का खर्चा 20% फॉर्मिंग को, 60% मशीन को, 10% असेंबली को देंगे, तो फिर 10% मेंटेनेंस के पास चला जाएगा। यार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अभी अभी तो खाली किया था, लेकिन स्टोर जनरल डिपार्टमेंट का खर्चा फिर मेंटेनेंस के पास आ जाएगा, फिर मेंटेनेंस भर जाएगा और जनरल खाली हो जाएगा। इसको हम कैसे खत्म करेंगे? इसकी 2 अप्रोचेस होती हैं। इसमें हम देख रहे हैं सर्विसेज यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट्स, कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेता है तो इसका एक हल होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम ये डिस्ट्रीब्यूशन को 3-4 बार रिपीट करेंगे। 3-4 बार रिपीट करने से क्या होगा, हर बार खर्चा कम होता जाएगा, क्योंकि खर्चे का 90% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के पास जा रहा है, 10% सर्विस डिपार्टमेंट के पास आ रहा है। इसको हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट तक ना पहुंच जाए। जबकि इसका दूसरा हल होता है रेसिप्रोकल मेथड। हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय मींस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आपको याद होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम तब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं जब साइमल्टेनियसली यानी बैक वक्त 2 अमाउंट्स अननोन होते हैं। तो हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक ही स्टेप में हमारे पास पूरा आंसर सामने आ जाएगा। खैर फिलहाल आपका टास्क ये है कि आप ये अपॉर्शनमेंट्स करके मुझे बैलेंसेस बताएंगे कि फॉर्मिंग, मशीन्स और असेंबली और जनरल और मेंटेनेंस के पास एलोकेटेड और अपॉर्शन कॉस्ट कितनी है। बाकी जो इसका रीअपॉर्शनमेंट वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मीनवाइल आप सिर्फ इसको निपटा के देंगे।